आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चैप्टर है आपका 12th क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो उसके अंतर्गत आइए पढ़ते हैं। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो इसमें कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको मेन टॉपिक पढ़ने के काम आएंगे। तो उसी में से एक टॉपिक है आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। आपको एक बात पता होगी कि जो एरिया होता है वो आप अब तक मानते होंगे कि कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो आपको पता है कार्टेशियन प्लेन, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये यहाँ पे आपका ओरिजिन है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर मान लो, इसकी साइड मान लो कितनी है, ए। सारी साइड कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्लियर है। तो देखो आपको एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए आपको पता होता है L इंटू बी होता है फॉर्मूला, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो भी ए है और जो इसकी ब्रेथ है वो भी ए है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। और यहाँ पे यदि मैं वेक्टर क्वांटिटी लगाऊं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एरिया को मान के चलना है, तो इन्हें एज को भी, यानी जो एज है, जो लेंथ है, ब्रेथ है, उसे भी क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी। और आप फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और थीटा जो है यहाँ पे दो एज के बीच का एंगल होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, यानी थीटा आपका कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर ए है वो आ जाएगा, यानी ए इंटू साइन 90 है ना, क्योंकि थीटा 90 है, तो साइन 90 क्या होता है, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन 90 वर्ग होता है। क्लियर है। तो वेक्टर ए जो है आपका ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें वेक्टर लगा है तो यहाँ भी कोई ऐसी, मतलब कोई वेक्टर शो करने वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। तो एक बात देखो, आपको मैं बता दूं, आपको बता रखी होगी मैंने, 11th में आपने पढ़ी है। देखो जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। आपको पता होगा कि जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। क्लियर है। यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो केवल डायरेक्शन को शो करने के काम में आते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे के कैप कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो एक बात मैंने आपको बता रखी है, देखो यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को, ना याद हो तो आपके। ठीक है, मान लो ये कोई प्लेन है ना, एक्स जेड एक्सिस पर क्या है, प्लेन है, ऐसा रखा है। तो देखो ध्यान देना, यानी और मान लो इधर जो है वेक्टर ए है आपका, क्या है, वेक्टर ए, या कैपिटल ए से दर्शाओ। इधर वेक्टर ए है आपका और इधर मान लो वेक्टर बी है आपका। ठीक है, इधर क्या है, वेक्टर बी। देखो इन्हें ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ आप जेड एक्सिस ले सकते हो। क्लियर है। या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो है ना, मुझे याद नहीं है नोट्स में कैसा है, तो इसलिए आप नोट्स में थोड़ा अलग हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करो। वीडियो क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो, है ना, बस उसकी हेल्प से तो आप आइडिया लिया करो कि इस तरीके से नोट्स बनने हैं। बाकी PDF नोट्स है ना, क्या पता ऐसा हो जाए कि मान लो वहाँ दूसरे तरीके से समझा रखा है, करा रखा है, और यहाँ दूसरे तरीके से है, तो है ना, समझ लेते हैं। तो मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन तो अलोंग एक्स एक्सिस है, वेक्टर बी की डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस है। तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी निकल के आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, है ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, अलोंग वाई एक्सिस, यानी दो को छोड़ के जो तीसरा बचा। क्लियर है, अलोंग वाई एक्सिस। बात समझ आ रही है। मान लो वेक्टर बी यहाँ होता, ठीक है, तो फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन यहाँ हो जाती, यानी दो एक्सिस को छोड़कर जो तीसरा एक्सिस बचता है उसी के अलोंग हो जाती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। तो अब आप बताएं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखो
एक जो वेक्टर ए है वो आपका एक्स एक्सिस का लूँगा, एक वाई एक्सिस का लूँगा, तो जो ए क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो किसके अलग हो जाएगी, जेड एक्सिस के अलग। और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो होता है के कैप। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, के कैप। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, के कैप, क्योंकि के कैप ही क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या होता है, एन कैप। एन कैप क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए एन कैप के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगी, तो इसलिए क्या आया, के कैप। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाती तो आई कैप आ जाता, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाती तो जे कैप आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर ए यानी एरिया वेक्टर आपका निकल गया है। तो एरिया वेक्टर, यदि आपको एरिया ही देखना हो केवल, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, और जो एरिया होता भी है स्क्वायर का एरिया, एज का स्क्वायर है ना, किसका एरिया होता है, एज इसका स्क्वायर का। तो ये तो एरिया है, लेकिन एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया के ऊपर वेक्टर यानी एरो का साइन लगाएंगे, और फिर इधर भी एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। तो पता चला कि जो ए स्क्वायर एरिया है ना, उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है, के कैप। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका मैंने क्या बताया आपको, एरिया वेक्टर क्या होता है ना। एक बात और बता दूं मैं, इसी में बता दूं है ना, जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के, अपनी सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो जैसे मैं चलो ऐसे ही बता देता हूँ, है ना, ये नोट कर लेना आप इतना अपने तरीके से, फिर मैं इसी भी कर देता हूँ, है ना। अब देखो आप ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर, मान लो इसका एरिया कितना है ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इसके सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और इसे किससे डिनोट करेंगे, इस सिंबल के ऊपर बस एरो लगा देंगे तो वेक्टर बच जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से मान लो जैसे इसका एरिया ए है, तो ए वेक्टर ए की जो डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगी, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। कहने का अर्थ ये है कि एरिया को वेक्टर की तरीके से कंसिडर किया जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप पीडीएफ नोट्स से हेल्प ले लेंगे और थोड़ा बहुत बुक से समझ लेंगे, नहीं कोई बात समझ आएगी तो आप पूछ लेना। ठीक है, एरिया वेक्टर मैंने आपको करा दिया है, इसे आप नोट कर लेंगे अपने तरीके से। देखो एरिया वेक्टर कराने के बाद जो टॉपिक मुझे कराना है उसे समझने से पहले एक आपको टॉपिक और समझना पड़ेगा, और शायद क्या पता 11th में भी उसका यूज आया हो। उसका नाम है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड एंगल क्या होता है। आइए देख लेते हैं। देखो कोई भी 3D सरफेस है, मान लो ये क्या है, स्फेयर। कोई भी 3D सरफेस जैसे कि स्फेयर, और इसका सेंटर भी होगा आपको पता है। तो 3D सरफेस के किसी पार्ट के द्वारा, मान लो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट के द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे आप सॉलिड एंगल कहते हैं। और चूंकि पूरे कंप्लीट पार्ट के द्वारा नहीं बन रहा है सेंटर पे एंगल, इसलिए स्मॉल पार्ट के द्वारा बन रहा है ना, स्फेयर के केवल स्मॉल पार्ट के द्वारा, इसलिए डी आया है। लेकिन सॉलिड एंगल को आप किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये मान लो पूरे का एरिया जो है, पूरे सरफेस का एरिया वो कितना है, ए है। तो ये जो ये वाला केवल यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ए से लेकर बी तक जो एरिया है, ये ए बी मत मानो, ये तो एरिया होता है। एक काम करो पी क्यू मान लेते हैं ना, तो पी क्यू का जो एरिया है वो मान लो कितना है, डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो डी लगाएंगे। डी का मीन्स डी किसे डिनोट करता है, स्मॉल को। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी द एंगल, कौन सा एंगल, सब है ना, सबटेंडेड जो बनता है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे बन रहा है, और सेंटर किसका है, सेंटर छोड़ो, लेकिन बन किसके द्वारा रहा है, किसी स्फेरिकल पार्ट के द्वारा, है ना, ये किसी पार्ट के द्वारा, बाय एनी पार्ट।
ठीक है। तो जो एंगल सेंटर पर बनता है किसी पार्ट के द्वारा, है ना, और कैसा एंगल है, तो इस एंगल को ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, बाकी पीडीएफ में लिखा हुआ है अच्छे से, तो आप लिख लेना वहाँ से। तो एंगल समझ रहा है, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है किसी 3D सरफेस के द्वारा, है ना, तो एट एनी पार्ट या एट एनी 3D सरफेस, पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3D सरफेस भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन 3D सरफेस में भी ये केवल सरफेस के द्वारा बन रही है, तो 3D वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3D तो पूरा स्फेयर है, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट हम ले रहे हैं ये आपका 2D ही है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी सरफेस के द्वारा एंगल जो बनता है सेंटर पर, उसे आप क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसे आप किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है, इसे आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये स्मॉल दिख रहा है आपको एंगल, क्योंकि स्मॉल पार्ट के द्वारा है, तो इसलिए इसे डी ओमेगा से डिनोट किया है। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया है आपका स्मॉल एरिया डी ए, और रेडियस मान लो कितनी है, आर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यदि थीटा एंगल बन रहा हो, तो देखो मैं बता देता हूँ। देखो मान लो ये कुछ पार्ट है ना, यहाँ पे है ना, देखो मान लो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, डी ओमेगा। क्लियर है, मैं दूसरा फॉर्मूला आपको समझाना चाहता हूँ। और ये जो था ना, ये जो सरफेस है ये इस तरीके से है जैसे वो होती है ना बर्थडे कैप, है ना, मतलब शंकु के आकार की, जैसे कोनिकल शेप कहते हैं ना, तो उस तरीके की है। लेकिन ये यहाँ तक नहीं है, वो वहाँ तक है ना। ये तो मैं बना रहा हूँ केवल परपेंडिकुलर लेने के लिए, तो इस तरीके से है। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया सारा है ना, ये वाला, ये मान लो कितना है, डी ए, और ये जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी मान लो, आर। तो अब आप देखो यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर और इसके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है मान लो। ठीक है, तो आप एक बताओ, ये जो है आपका ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकालना, आपको बेस निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो बेस कितना है ये निकालना है आपको, क्योंकि यही तो बेस है। तो हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, हाइपोटेन्यूस ये रहा डी ए, तो यानी बेस आया आपका डी ए कोस थीटा। यानी ये जो ये एरिया निकल के आया ना, ये आपका कितना निकल के आया, डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि शेप इस तरीके से हो जाए, देखो यदि इस तरीके से रहे, केवल यदि शेप इस तरीके से हुआ है ना, तो ये है ना डी ए होता है, ये थीटा और ये आर, ये दोनों लगभग बराबर से ही हैं। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है उसी का उधर दिखा रखा है। चाहे तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, है ना, इस तरीके से बना लो। ये डी ए है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा नहीं है, ये क्या है, डी ओमेगा, और ये आर है, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, डी ओमेगा। तो ये है ना, ये क्या है, ये वाला पार्ट अलग कर रखा है बस। लेकिन यदि ये वाला पार्ट जो है डी ए जिसका एरिया है, ये परपेंडिकुलर ना होकर ऐसे झुका हुआ हो, तो फिर डी ए नहीं लेते, क्या लेंगे फिर, क्योंकि हमने तो ये वाला लेना है ना परपेंडिकुलर वाला, तो फिर लेते हैं डी ए कोस थीटा। और कैसे लिया मैंने बता दिया आपको। तो फिर जो फॉर्मूला है ना आपका इस डायग्राम के लिए, वो बन जाता है डी ए, वो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा। डी ए के प्लेस पे क्या लेना है, डी ए कोस थीटा, और फॉर्मूला बन जाता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें समझने की हैं क्योंकि ये बस आगे यूज होनी है। तो हालांकि ये सब 11th में पढ़ा होगा आपने, एरिया वेक्टर भी और ये सब भी, लेकिन पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो डी ओमेगा माने तब जब थोड़ा थीटा एंगल पर झुका हुआ हो एरिया, है ना, सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला ये है डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब
ये जो एरिया है वो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो फिर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। और मान लो इसी फॉर्मूले से कंप्लीट के लिए निकालना हो, फॉर कंप्लीट, कंप्लीट क्या, कंप्लीट सरफेस के लिए। भाई ये जो आप देख रहे हो डी ओमेगा एंगल जो बन रहा है ये तो केवल इतने के द्वारा बन रहा है ना, तो लेकिन कंप्लीट के कारण निकालना हो तो देखो डी तो हट जाएगा क्योंकि कंप्लीट के लिए है, ए आ जाएगा, डी हट जाएगा दोनों तरफ से, अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है, स्फेयर है, तो फॉर कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और आप जानते हैं स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा किसके बराबर आया, 4 पाई के। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जो आपका सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है ना, जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, इसे भी आप अपने तरीके से देख लेंगे, बाकी पीडीएफ नोट्स में से नोट कर लेना। आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं, और वो टॉपिक आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे और अच्छे से फिर कल उसे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालें, हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको याद होगी थोड़ी बहुत, या कुछ पता होगा इसके बारे में। तो कोई भी सरफेस है ना, कोई भी इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है ना, तो क्या है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो जो सरफेस होता है इमेजिनरी क्लोज सरफेस, उससे जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको बता रखा है ना। तो यानी किसी सरफेस से, देखो कोई भी सरफेस हो सकता है, तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली गुजरनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कैसी गुजर रही हैं, परपेंडिकुलरली, या ऐसे कर लो, ठीक है। ये जो दिख नहीं रहा पार्ट वो पीछे है, क्लियर है। जो पार्ट दिख नहीं रहा वो कहाँ है, पीछे। तो इसका मतलब है ये सरफेस है जिसका एरिया ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, मान लो वेक्टर ई। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है ये कैसा है, क्लोज्ड सरफेस, बंद सरफेस है। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जाती हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली, कैसे पास होके जा रही हैं, परपेंडिकुलरली, सारी परपेंडिकुलरली जा रही हैं, ठीक है। तो उनकी जो संख्या है उसे आप क्या कहते हैं, ये मतलब क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो कहने का मीन्स ये हो जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी किसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, नंबर को कहते हैं, द नंबर ऑफ। और नंबर किसका है, मतलब संख्या किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। किसकी संख्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी हैं, जो पास होके जा रही हैं, पासिंग थ्रू, है ना, जो पास होके जा रही हैं। और कहाँ से पास होके जा रही हैं, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद सरफेस से, क्लियर है। लेकिन एक शर्त हो रहा है, कैसी जानी चाहिए, पास भी कैसे होके जानी चाहिए, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इन्हें ही आप क्या कहते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं, यानी नंबर तो सिंगुलर है ना, तो ये जाएगा, इज नोन एज, उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई आपको। यानी जो नंबर है, जो संख्या है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, 1 2 3, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होके जा रही हैं, लेकिन कैसे पास होके जा रही हैं, परपेंडिकुलरली, तो उनकी संख्या को, उनके नंबर को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो नीचे लिख देना, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात क्लियर है। तो यहाँ तक का आप पढ़ लेना, है ना। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप थोड़ा और विस्तार से पढ़ना, फिर जब मैं और विस्तार से समझाऊंगा कल आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो पढ़ के आना यहाँ तक आप, और जो मैंने कराया है वो सभी वर्क नोट कर लेना, PDF नोट्स में दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।